पर जिस तरह का भेदभाव पिछली बार हुआ और आपदा कोरोना के रूप में आई थी, उसमें हमने देखा कि कुछ लोग करप्शन में उसमें जुड़े हुए थे और उन्होंने ये देखा कि अभी लोग त्रासदी में फंसे हुए हैं और उनके इस त्रासदी में फंसे होने के कारण जो भी करप्शन करनी है वो करी जाए। इस तरीके की सोच पहली सरकार में रही तो आज व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है। जब इस तरह की आपदा हिमाचल पर आई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सभी, मैं समझता हूँ यहाँ पे चाहे हमारे विपक्ष के साथी हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। पर एक बात इसमें ज़रूर है, इसमें ज़ीरो करप्शन हुई, ये मैं कहना चाहता हूँ और यही व्यवस्था परिवर्तन है। जो ये अभिभाषण है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को किस तरह से हम आगे ले जाएंगे, इसके ऊपर जो काम हमारी सरकार ने किया है बहुत ही सराहनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने जो एक आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए किस तरह से हमारे प्रदेश को आगे ले जाना है, कैसे इसे सुंदर रखना है और इस पर्यावरण के ऊपर हमारा क्या ध्यान है, इसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले जो हमारा ध्येय रहा उसमें ग्रीन हिमाचल के ऊपर हमारे काम को मैं समझता हूँ सबसे नंबर 1 दिया जाना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमारी सरकार ने चर्चा की। और जब इसके ऊपर बात हो रही थी तो अधिकांश लोग ये कह रहे थे कि हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चल सकती और ये टोटल फेल होने वाला है। और आज जब इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुल है। और ये आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसके ऊपर हमारा क्या ध्यान होगा, इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे आगे और दूरदर्शी सोच के अनुसार उन्होंने ये सोच रखी। पहले जो सरकारें होती थी वो सोलर लाइटों तक सीमित थी, सोलर कुकर तक सीमित थी। आज सोलर के द्वारा हमारे जो लोग हैं वो इसमें व्यापार ढूंढ सकते हैं। सोलर की बिजली, सोलर द्वारा गाड़ियां, इस तरह के तरीके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो हमारे सामने रखे हैं, तो मैं समझता हूं ये व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी जो सोच है उसमें ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है। हमारे जो भाई जो ओपीएस लेकर आज देखिए, जब सरकार बदलती है तो जो हमारे लोग होते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, उनकी आस होती है। जब हमने ये वादा किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे, आज हम ओपीएस लागू कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कुछ प्रदेश हमसे सोचकर महाराष्ट्र में ये सोच रहे हैं कि हमें ओपीएस लागू करना है, तो हिमाचल ने इसे पायनियर किया है। और मैं समझता हूँ ओपीएस का कारण क्या है कि ओपीएस क्यों होना चाहिए। इससे एक सरकारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें करप्शन नहीं होगी। एक सिक्योरिटी एक परिवार के लिए, जब उसका परिवार का सदस्य पेंशन से एक परिवार को चला सकता है, जब वो रिटायरमेंट होगी तो करप्शन नहीं होगी। इस तरह की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब लोगों के लिए रखी। एक सिक्योरिटी, एक परिवार जो जिनका सरकारी एक काम करता है जो उनके परिवार से, तो उनके परिवार को भी एक सिक्योरिटी रहती है। इसी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब टूरिज्म के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया है, तो ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ कांगड़ा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। मैं भी सुन रहा था, कोई हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि शिमला अंग्रेजों के समय का हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ठीक है, शिमला के सिवाय और जगह भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बननी चाहिए, चाहे वो सिरमौर हो, चाहे वो कसौली को और बेहतर करना हो, चाहे वो और हमारे नए संस्थान हैं जहां हमें टूरिज्म के ऊपर ध्यान देना है।
और नए तरीके उसमें हमें अपनाने होंगे, जिसमें होम स्टेज के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे इसमें एक नए तरीके अपनाने होंगे। और इस सोच में माननीय मुख्यमंत्री ने ये सोचा है कि किस तरह से हमारे जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ताकि हमारे जो लोग हैं वो सेल्फ सफिशिएंट और घर से अपनी आमदनी कमा सकें, इस तरह की सोच माननीय मुख्यमंत्री की रही है। जब मैं बात करना चाहता हूं, जब आपदा हुई तो आपदा में हर जना अपना काम कर रहा था और मैं समझता हूं हर जो यहाँ पे सदस्य है लगाया अपना और हमारे लोगों को उसे उभारने की कोशिश की। पर जिस तरह का भेदभाव पिछली बार हुआ और आपदा कोरोना के रूप में आई थी, उसमें हमने देखा कि कुछ लोग करप्शन में उसमें जुड़े हुए थे और उन्होंने ये देखा कि अभी लोग त्रासदी में फंसे हुए हैं और उनके इस त्रासदी में फंसे होने के कारण जो भी करप्शन करनी है वो करी जाए। इस तरीके की सोच पहली सरकार में रही तो आज व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है। जब इस तरह की आपदा हिमाचल पर आई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सभी, मैं समझता हूं यहाँ पे चाहे हमारे विपक्ष के साथी हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। पर एक बात इसमें जरूर है, इसमें जीरो करप्शन हुई, ये मैं कहना चाहता हूं और यही व्यवस्था परिवर्तन है। इसके बाद जब ये त्रासदी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे फेस किया और इससे हम सबको जोश भी दिया कि हम इसको किस तरह से इसे ओवरकम कर सकें। मैं उसके बाद की बात बताना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइंटिफिक लोगों को यहाँ पे जो इसकी स्टडी करते हैं, जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया और ये निर्धारित करने के लिए उन्हें कहा कि आप ये बताइए कि हिमाचल में जो ये त्रासदी हुई है इसके क्या कारण हैं, किस तरीके से हम आने वाले समय को हमारे हिमाचल को बचा के रख सकते हैं। इसके ऊपर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लान बनाया और उस प्लान के ऊपर हम अब काम कर रहे हैं। आज जब ये वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं, हमारे अनेकों वेलफेयर स्कीम्स हैं और उसमें सबसे बड़ी अगर हमारी अचीवमेंट है तो जो बच्चे, मैं समझता हूं वो कभी अभी वोट लायक भी नहीं हैं और उनके ऊपर इतना बड़ा विचार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ कि आज मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में 101 करोड़ रुपया है, उसमें से 25 करोड़ हमारे इंटीग्रेटेड सुखाश्रय कॉम्प्लेक्स के लिए दिया गया। ये बहुत एक सराहनीय कार्य है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसमें बिल्कुल खड़ा भी हूं और उनका जो कंट्रीब्यूशन, जब ये हमने कोष शुरुआत की थी तो हमारे सारे विधायक साथियों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। पर मैं आज दुख से ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो साथी जो आज हमारे इस अभिभाषण का विरोध भी कर रहे हैं, उनके द्वारा इसमें कोई भी राशि नहीं दी गई। ये बड़ी दुखद बात है। मैं चाहे वो हमारी जब त्रासदी हुई उस समय भी इस तरह की कोई पहल नहीं की गई। हमने तो इनसे अनुरोध भी किया था कि आपके साथ हम दिल्ली चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में आप डबल इंजन से आधा इंजन में तो हैं ही, तो हमारी मदद कर दें। तो मुझे नहीं लगा इनकी मंशा थी कि ये हमारी मदद करने के लिए दिल्ली जाते। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद इतना अपना जो बोल्ड कदम बोलेंगे एक रखा, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी जो हमारे 1000 रुपए से 4000 रुपए तक की गई, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। चाहे हमारे जो घर पूरे त्रासदी में जब वो गिर गए तो 7 लाख रुपए तक की राशि का उन्होंने इंतजाम किया। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और आज हिमाचल आगे बढ़ रहा है। और हमारे कई साथी हैं, क्योंकि विपक्ष में है तो उन्हें बोलना ही है, खिलाफत में ही बोलना है। पर एक बात मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि जब आपकी सरकार आई तो आपने जो हमारी स्कीम्स थी उसमें नाम बदले। माननीय हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री अटल जी थे, तो उनके नाम पे अभी भी हमारी पार्टी ने उनका नाम न चेंज करते हुए वो मिशन अभी भी रखी है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मैं इस तरह की सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है।
आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे आज जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उन्हें उनके साथ धोखा होता रहा। चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब हमीरपुर में थी तो आंख मूंद कर ऐसे ऐसे लोग एग्ज़ाम पास करते थे जिन्हें ये नाम नहीं पता होता था कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन हमारा गवर्नर है। इस तरह के लोग उसमें सिलेक्ट हो रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और जब उसे बंद किया गया तो मुझे अभी याद आता है जो आजकल नई फिल्म चली है जिसका नाम है 12th फेल। सच्चाई की नींव पे हमेशा आदमी, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस तरह के जो बोर्ड को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बंद किया और आज हमारे जो बच्चों में इम्पार्शियल और एक फेयर अपॉर्चुनिटी उन्हें देने का एक तरीका अपनाया है, तो आज हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का स्थापना हुई 30 सितंबर को। इसी के साथ हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए हमारे 10 नई मार्केट्स का अभी हमारे बनाया गया, जिसमें मिनिमम सपोर्ट की बात कही। आज हमारे जो किसान साथी हैं वो दिल्ली में प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए अभी अपनी जान तक गंवा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर निर्णय लिया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमारी गेहूं को लिया गया जो 2868 टन्स हमने प्रोक्योर की और 22,897 मेट्रिक टन्स पैडी ली गई। तो ये सोच माननीय मुख्यमंत्री की है और हमारे सामने जो सरकारें हैं वो हमारे किसानों के खिलाफ में किस तरह से काम कर रही है ये देखने को मिल रहा है और यही व्यवस्था परिवर्तन है। मैं ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए एक और बहुत ही बर्निंग इशू है जिसमें हमारे रेवेन्यू केसेस जो सालों साल से पेंडिंग रहे और इसे इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आज इतने लोगों को राहत मिली है, जिसमें टाइम लिमिट फिक्स किया गया है पार्टीशन के लिए, डिमार्केशन के लिए, म्यूटेशन के लिए, और 95,120 केसेस पार्टीशन के इतने कम समय में हुए। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस पूरे अभिभाषण के लिए। मैं माननीय राज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार के बारे में जो पक्ष रखा वो सही है और हमारी जो दिशा है वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।